अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं जफर इकबाल। और देखने जा रहे हैं हमास इज़राइल। भाई अभी तो रुकी नहीं, कुछ भी चीज़ें अभी जा रही हैं, बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल को हमास की पिलाई करते आज 10 दिन हो गए। सरदार खान की जुबान में कहूं तो उसने पूरी गाजा पट्टी का धुआं धुआं कर दिया है। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा पट्टी तक हमास के दहशतगर्दों को घसीट घसीट कर रेला जा रहा है। ईरान से लेकर इजिप्ट तक लगभग सारे अरब देश हाय दैया करके अपनी छाती कूट रहे हैं। मगर 57 के 57 ये देश इतने फट्टू हैं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह दे पाए। घर बैठे बैठे कमरे में ये लोग अपनी बाहें चढ़ा रहे हैं, शीशे के सामने खड़े होकर हवा में मुक्का मार रहे हैं, अपने देश में गली मोहल्लों में झंडा उठाकर फालतू की नारेबाजी कर रहे हैं। मगर किसी के पिछवाड़े में इतना भी दम नहीं है कि आगे आकर कोई फिलिस्तीनियों से ये कह दे कि तुम हमारे देश में आ जाओ, या कोई ये बोल दे कि हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। कोई नहीं बोल रहा। तो आखिर क्या वजह है कि एक छोटे से देश इजराइल से इन सारे अरब देशों की फटकर 74 हुई रहती है? क्या वजह है कि फिलिस्तीन के नाम पर इतनी छाती कूटने के बावजूद एक भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनियों को पनाह देने को तैयार नहीं है? आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे और अरब देशों की इस फट्टूपने की पोल खोलेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे इस्लामिक ब्रदरहुड एक मजाक से ज्यादा और कुछ है ही नहीं, और यह भी समझाएंगे कि आखिर क्यों इजराइल का नाम सुनते ही सारे अरब नेता रात में ही डायपर पहनकर सो जाते हैं ताकि सपने में इजराइल आ जाए तो बिस्तर गीला न करें। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पसंद आई ये वीडियो तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्ते, स्वागत है। दोस्तों, बात हो रही है हमास और इजराइल की लड़ाई की, और आज हम काला चिट्ठा खोलने वाले हैं मुसलमानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले अरब देशों का। दोस्तों, इजराइल पर हमास के हमले को 2 हफ्ते होने को। उस एक हमले के बाद से इजराइल भिगो भिगो के हमास के आतंकियों को रेल रहा है। सैकड़ों इजरायली टैंक गाजा में कूच करने को तैयार खड़े हैं। 3 लाख से ज्यादा इजरायली फौजी गाजा में घुसकर हमास की कब्र खोदने को बेकरार बैठे हुए हैं। हर दिन इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी मदद बढ़ती जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजराइल की यात्रा कर चुके हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू की चौखट पर माथा टेक चुके हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और भारत के दामाद ऋषि सुनक भी इजराइल पहुंचकर बहुतों की छाती पर मूंग दल रहे हैं। इजराइल ने भी खुद को 3 मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। वो गाजा में हमास के अलावा लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और जॉर्डन सीमा पर लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। मगर इन सब के बीच एक अरब देश की, जी हां, एक अरब देश की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो इजराइल के खिलाफ खुलकर युद्ध करने जैसी कोई बात भी करते। अरे युद्ध करना तो दूर, ये लोग इतने स्वार्थी हैं कि इनमें से एक भी देश फिलिस्तीन के शरणार्थियों को अपने यहां आने देने को तैयार नहीं। आखिर क्या रीजन है कि अरब देश इजराइल से इतना डरते हैं? और क्या कारण है कि साइज में मणिपुर स्टेट से भी छोटा इजराइल, जिसकी आबादी हमारी कैपिटल दिल्ली से भी आधी है, वो इतना ताकतवर बन गया कि आज सारी दुनिया उसका लोहा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम सब मानती है? क्या वजह है कि जिस देश में न कोई नदी है न बाकी कोई नेचुरल रिसोर्स, वो आज टेक्निक और फौजी ताकत के मामले में यूरोप के देशों को भी पीछे छोड़ता है? और क्या कारण है कि अरब देशों के पास पैसा तो बहुत है मगर अकल उन्हें आज तक नहीं आई है? इससे पहले कि मैं इन सारे बवालों पर अपना ओपिनियन दूं, मैं चाहता हूं आप भी अपना ओपिनियन देकर खूब सारा पैसा कमाएं। प्रोबो ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है। इतना बढ़िया ऐप है, हर आदमी के फोन में होना चाहिए। सिर्फ हाँ या ना में अलग अलग टॉपिक्स पर आप अपना ओपिनियन देकर पैसे जीत सकते हो। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का टॉपिक है, क्या इंडिया न्यूजीलैंड के सामने जीतेगी, यस या नो? 23 अक्टूबर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने जीतेगा, यस या नो? मैंने तो जवाब दिया है, आप भी यस या नो में ओपिनियन दो, ढेर सारे पैसे जीतो। यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे वगैरह से जीतने के बाद उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से प्रोबो डाउनलोड करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लड़ाई की। दोस्तों, एक शब्द है मुस्लिम ब्रदरहुड। आसान शब्दों में उसका मीनिंग, उसके मायने ये हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं। किसी एक पर भी कोई संकट आया तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा। यही वजह है कि जब भी फिलिस्तीन का मामला उठता है तो हर मुस्लिम देश खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाने पर तुल जाता है। जबकि हकीकत यह है कि इन अरब देशों से बड़ा रेसिस्ट और आराम तलब कोई नहीं है। हकीकत तो यह है कि अरब देश फिलिस्तीन के लोगों को अरब मानते ही नहीं है। इन्हें मुसलमानों का नाम लेकर चिल्लाना तो है, मगर इन्हें इस बात का भी डर है कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के चक्कर में वो खुद न पेल दिए जाएं। इसीलिए किसी देश की हिम्मत नहीं है कि वो फिलिस्तीनियों को ये कह दे कि आप हमारे मुसलमान भाई हो, हम तुम्हें शरण दे देते हैं। कोई नहीं बोलता। शरण देना तो दूर, इजिप्ट ने तो फिलिस्तीनियों को अपने देश में आने देने से रोकने के लिए कंक्रीट के बैरियर लगा दिए। जॉर्डन और लेबनान ने इन लोगों को अपने देशों में लेने से साफ मना कर दिया। सऊदी अरब, जो अमेरिका के क्लोज है और इजराइल से अपने रिलेशन सुधारना चाहता है, वो भी खुद इन गरीबों के झमेले में नहीं पड़ना चाहता।
और ऐसा करने के पीछे इन देशों की अपनी अपनी वजह है। पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि मई 1948 में इजराइल बनने के बाद से आज तक ये लोग इतनी बार इजराइल के हाथों पेले गए हैं कि इन्हें समझ आ गया है कि अगर फिलिस्तीन के चक्कर में इजराइल से पंगा लिया तो हमास की कुटाई तो होगी, इन्हें अलग से सूता जाएगा। आपको बता दें 1948 में इजराइल बनने के अगले दिन 5 अरब देशों लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला कर दिया था। ये देश इस गलतफहमी में थे कि अकेला छोटा सा इजराइल हमारा क्या ही कर लेगा, मगर उस वक्त अकेले नन्हे से इजराइल ने इन 5 अरब देशों को बिना निरमा और सर्फ के जम कर धो डाला। इसी तरह की लड़ाई 1968 में फिर से अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ लड़ी और तब इजराइल ने इन देशों को पहले से ज्यादा जलील किया। उसकी खुफिया इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी कि उसे खुद पर हमला होने से पहले ही इन देशों की प्लानिंग पता चल गई थी और उसने खुद ही आगे बढ़कर इन देशों की श्रीलंका लगा दी। और ये कोई 1 या 2 लड़ाइयां नहीं, इजराइल ने अरब देशों के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी है पिछले 70 सालों में। हर दशक में एक युद्ध लड़ा इजराइल ने, आज तक तो 6-7 युद्ध लड़ चुका है। गाजा की तरफ से हर दिन होने वाले हमले तो गिनती में ही नहीं है और हर बार की लड़ाई में वो पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है। 1948 में एक टाइम था जब इजराइल यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक बहुत छोटे से हिस्से को ही इजराइल देश मानने को तैयार था, मगर इन अरब देशों में इतना जहर भरा था कि ये यहूदियों को वहां देखना ही नहीं चाहते थे। अपनी इसी नफरत के हाथों मजबूर होकर इन्होंने बार बार इजराइल पर हमले किए और हर बार जलील हुए। आज हालात ये हैं कि गाजा के जिस छोटे से इलाके में फिलिस्तीनी रहते हैं, इजराइल उन्हें वहां से भी भगाना चाहता है। वेस्ट बैंक में भी ढूंढ कर हमास के दहशतगर्दों के पिछवाड़े सुझाए जा रहे हैं। दूसरी वजह ये कि ज्यादातर अरब देश भी इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों से डरते हैं। अरब देशों का पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये फिलिस्तीनी जिस भी देश में जाते हैं उसमें ये बहुत सारा कलेश मचाना शुरू कर देते हैं। 1970 का ब्लैक सितंबर वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब जॉर्डन के किंग हुसैन ने तरस खाकर हजारों फिलिस्तीनियों को अपने देश में पनाह दी। मगर ये बांसुरी वाले इतने चालू निकले कि इन्होंने जॉर्डन के किंग को मारकर जॉर्डन को ही फिलिस्तीन बनाने का प्लान तैयार कर लिया। आप सोचिए दुनिया में इससे बड़ी मक्कारी और क्या हो सकती है कि जो देश आपको आपके दुश्मनों से बचाने के लिए अपने देश में पनाह दे, आप उसी देश को बर्बाद करने का प्लान बना ले। उस वक्त जॉर्डन के किंग को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान भेजा। उस वक्त इजराइल ने भी इन फिलिस्तीनियों से निपटने के लिए जॉर्डन की हेल्प करी। उसके बाद जॉर्डन में भयंकर लड़ाई हुई, 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए। उस पूरे युद्ध या ऑपरेशन को ही ब्लैक सितंबर वॉर के नाम से जाना जाता है। और मजे के साथ साथ शर्म की बात यह है कि हमारा कंगाल पड़ोसी पाकिस्तान जिस फिलिस्तीन के नाम पर आज मगरमच्छ से भी ज्यादा फर्जी आंसू बहा रहा है, खुद उसकी फौज के दामन पर 25,000 फिलिस्तीनियों की मौत का दाग है। मतलब इतने फिलिस्तीनी तो आज तक इजराइल ने लड़ाई में नहीं मारे जितने पाकिस्तान ने मार दिए। पता था आपको ये? हेलो, अरब देशों को करीब से जानने वाले दूसरी वजह यह बताते हैं कि ये अरब देश भले ही एक मजहब और एक जबान के बेस पर बने हो, मगर इन अरब मुल्कों के अंदर भी भयंकर रेसिज्म है। इनमें इस बात की लड़ाई है कि किस देश का मुसलमान दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसा मैंने पहले कहा, सऊदी अरब वाले तो दबी जबान में फिलिस्तीनियों को अरबी नहीं मानते। भारतीय मुसलमानों ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर ज्यादा छाती कूटी तो अरब देशों ने यह कहकर उन्हें चुप करवा दिया कि भाई तुम तो मत ही बोलो। इसी तरह आप देखो सऊदी अरब और ईरान में भी शिया और सुन्नी की सुप्रीमेसी हमेशा से चलती है। और तो छोड़िए, भारत का एग्जाम्पल देखिए, जिस यूपी बिहार में पाकिस्तान बनाने को लेकर सबसे ज्यादा लामबंदी हुई, जो अलीगढ़ एक टाइम पर ऐसे आंदोलनों का हब था, इसी यूपी बिहार के लोग जब बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए तो उन्हें मुहाजिर कहा गया। इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बंगाली मुसलमान भी पाकिस्तान से अलग हो गए। इसी वजह से आज तक बलोच और सिंध के लोग खुद को अलग थलग मानते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं, प्रूफ करती हैं कि जिस मुस्लिम ब्रदरहुड की बात उठाकर जो लोग फिलिस्तीन के नाम पर अपना सिर दीवारों से मारते हैं, जो शीले नारे लगाते हैं, वो सब नारे कितने झूठे हैं। असल में ये लोग एक नंबर के रेसिस्ट और क्लासिस्ट हैं। तो भाई ये तो बात हो गई कि क्यों अरब देश फिलिस्तीनियों को शरण नहीं देते और इजराइल के नाम पर क्यों इनकी फटकर 74 हुई रहती है। अब आते हैं उस सवाल पर कि केरल और मणिपुर से भी छोटा इजराइल, जिसके पास न कोई नदी है, जिसका ना कोई पड़ोसी देश उसे मान्यता देता है, जो आज तक इतने युद्ध लड़ चुका है, इतने कम टाइम में वो आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया? तो इसकी भी 2 वजह हैं दोस्तों। पहली तो ये कि आजादी के बाद इजराइल को समझ में आ गया था कि हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमें खुद को मजबूत करना है तो टेक्नोलॉजी के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद के सालों में उसने टेक्निक और अपने ह्यूमन रिसोर्स में खूब इन्वेस्ट किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटा सा इजराइल स्टार्टअप्स के मामले में अमेरिका की सिलिकॉन वैली के बाद दूसरी सबसे बड़ी जगह है। इजराइल में इस वक्त 6,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। उनकी $480 बिलियन की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सेनाओं के पास मौजूद ड्रोन में से आधे से ज्यादा तो इजराइल ने बनाए हुए हैं। वो हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में टॉप 10 में है।
हांगकांग और साउथ कोरिया के बाद उसकी अर्थव्यवस्था सबसे स्थिर मानी जाती है। यहां बेरोजगारी दर 4% से भी कम है। उसके बाद दुनिया की सबसे एडवांस आर्मी भी इन्हीं के पास है। आयरन डोम जैसा ढांसू सिस्टम है, 80 से 90 परमाणु बम है। कृषि की फील्ड में तो इजराइल ने जो कमाल किया है वैसा मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट के सैटेलाइट मैप को देखें तो आपको अकेला इजराइल ही दिखेगा जहां पे थोड़ी हरियाली या हरा भरा दिखेगा, जिसने रेगिस्तान में भी जंगल उगा दिए। वो रिसर्च और इनोवेशन पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो भैया ये है इजराइल की ताकत। लेकिन इसके अलावा एक और चीज इजराइल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार दो देशों में दोस्ती तो समझ में आती है, मगर अमेरिका और इजराइल में ऐसी कैसी दोस्ती है कि हमास के हमले के एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और खुद अमेरिका का राष्ट्रपति तक इजराइल आ गया, ये मैं आपको समझाता हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका भर में फैले ताकतवर यहूदी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, नेता हैं। अमेरिका में यहूदियों की बड़ी आबादी रहती है। यरूशलेम से ज्यादा यहूदी न्यूयॉर्क में रहते हैं। न्यूयॉर्क शहर में 16 लाख यहूदी हैं। लॉस एंजलिस में 5.5 लाख, शिकागो में 4 लाख, बॉस्टन में 2.25 लाख, सैन फ्रांसिस्को में 2.25 लाख और वॉशिंगटन में 2,17,000 यहूदी रहते हैं। मतलब पूरे अमेरिका में उनके काम धंधों, बड़ी बड़ी कंपनियों में, राजनीति से लेकर प्रशासन तक में यहूदी भरे हुए हैं। और यही यहूदी इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है। जब 1948 में इजराइल बना तो पूरी दुनिया में रह रहे यहूदियों ने इजराइल को पैरों पर खड़े होने के लिए बड़ी मदद करी थी। आज के अमेरिकी सरकार की अगर हम बात कर लें तो हमास के हमले के बाद इजराइल पहुंचने वाले अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन यहूदी हैं। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन यहूदी हैं। इसके अलावा अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, अटॉर्नी जनरल, डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स, ऐसे तमाम बड़े पदों और ताकतवर पदों पर बैठे ये तमाम लोग यहूदी हैं। अब शायद ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है कि इजराइल की असली ताकत कहां है। इजराइल की ताकत इजराइल में तो है ही, साथ ही जियोपॉलिटिकल लेवल पर असली ताकत अमेरिका और यूरोप में रह रहे ताकतवर यहूदियों में है, जो अरबपति हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सरकारों में मंत्री हैं। जब भी इजराइल या यहूदियों की बात आती है तो पैसे और रसूख से, हर तरह से ये इजराइल की मदद करते हैं। इजराइल के साथ अमेरिका जो बड़े भाई की तरह खड़ा दिखाई देता है तो उसके पीछे भी यही ताकतवर यहूदी लॉबी है। और वहीं इसके दूसरी तरफ है अय्याश और मुस्लिम ब्रदरहुड का झूठा ढिंढोरा पीटने वाले अरब देश। और वहीं इसके दूसरी तरफ है अय्याश और मुस्लिम ब्रदरहुड का झूठा ढिंढोरा पीटने वाले अरब देश, जो हमास के आतंकियों को भड़काकर मुसलमानों के सच्चे हमदर्द होने का दिखावा करते हैं, मगर वक्त आने पर वो न तो फिलिस्तीन का साथ देते हैं और न ही उनके पिछवाड़े में इतनी ताकत है कि वो इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे सके। इन सबसे होता यह है कि आखिर में मरता वो मासूम आम आदमी है जिसे ये पता ही नहीं है कि वो किसके षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। न ही भारत में मजहब की अफीम चाटकर बैठे कुछ लोगों को यह बात समझ में आती है। कुछ समझते नहीं है वो लोग। जो इजराइल पर हमास ने जब हमला किया तो उसके बाद ऐसे फुदक रहे थे जैसे खुद की नालायक औलाद 6 कोशिशों के बाद 10वीं में पास हो गई। और आज वही नालायक औलाद क्लास की बेंच पर मुर्गा बनाकर प्रिंसिपल की बेंच से जब सिकाई करवा रही है तो इनको बड़ा दर्द हो रहा है। मतलब कुछ तो शर्म करो यार। बाकी अब ज्यादा बोलने को है नहीं। उम्मीद करता हूं हमास, अरब देशों का उससे कनेक्शन और इजराइल की ताकत पर इस वीडियो में जो हमने बात करी है वो आपको पसंद आई हो। अगर सही में पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो प्लीज आप इसमें हेल्प करें, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। और ओपिनियन देकर अगर आप पैसे जीतना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड का क्या बात है सर ने, बिल्कुल भाई। आज मैं एक बार कैसे बोलें कि इन्होंने एक परफेक्ट जो पॉइंट है ना वही उठाया, क्योंकि हम ये चीज़ ज़रूर देख रहे हैं। अभी 2 हफ्ते हो गए हैं, हर एक सिनेरियो हर तरह से हमारे सामने है कि जिस तरह से भी देखें, बाकी जो भी चीज़ें चल रही है। अब जो आज की रिपोर्ट के मुताबिक 4000 प्लस जो मृत्यु हो चुकी है, मतलब कि भाई उन बेचारों का क्या कसूर है। और 1500 ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं, वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मतलब ये है कि 6000 के लगभग नीचे जाने वाले हैं। और उनमें से जो ऐसे हैं जो आखिरी लम्हे उनके चल रहे हैं या ऐसे उनके जो हालात चल रहे हैं, मतलब उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, वो तो वहाँ रह रहे हैं, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन एक दरमियान में वो बैठे हुए हैं। चारों तरफ आप देख ले, ये नहीं कि एक इजराइल के साथ अमेरिका है, अमेरिका वो कहाँ है, इजराइल कहाँ है। अब चारों तरफ अरब देश बैठे हैं, मुस्लिम ममालिक बैठे हुए हैं। हम रोज़ देख रहे हैं कि रात को इतने सारे मुस्लिम टर्की में निकले हैं, कोई सऊदीया में निकले हैं। यार किस लिए निकले हैं? उन बेचारों की अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप करेंगे क्या? उनको अपने आने दे देश में, या उनको कोई चीज़ दे। ठीक है, बॉर्डर बंद है, कोई बातचीत करें, क्योंकि ये चीज़
चीज़ें चल सकती हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि डर ही ऐसा है कि एक उन बेचारों को आगे कर दिया लेकिन पीछे से कोई बोलने वाला नहीं है। सब एक अपना, अगर कतर बोलता है तो हम गैस लाइन जो इनकी पाइपलाइन जा रही है वो बंद कर देंगे, ईरान बोलता है हम ये बंद कर देंगे, हर एक बंद करने पे लगे हैं। अब तक ये नहीं देखा कि किसी बंदे ने कोई चीज़ बंद की हो। हालांकि जो है ना फ़लस्तीन में उन्होंने पानी हर चीज़ बंद कर दी है और कल का इंटरनेट भी बंद है, लेकिन अभी भी कोई भाई चीज़ ना बोलने वाली है ना हिलने वाली है। ठीक है, खाली पीली एक धमकी दे दी, अपना सो गया। सर ने ना बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, अच्छी वीडियो थी भाई, बहुत पसंद भी आई है। नहीं सही बात है भाई, इसमें कोई शक नहीं। अब देखो ना, एक अरब पर बात आए तो अरब में भाई उन्होंने ऑलरेडी शाह फैसल ने ट्राई किया था इनका तेल बंद करने की और हर चीज़ 97 में, लेकिन क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया की इकनॉमिक भी नीचे आने लगी और उनका एक समझ ले कि बेड़ा गर्क ही स्टार्ट होना शुरू हो गया था उन्होंने जब तेल बंद किया था। तो इसी वजह से अब वो सऊदिया अभी नहीं चाहता कि हम एक हर चीज़ बंद कर दें जिससे हमें एक मुल्क का नुकसान हो या हर चीज़ का नुकसान हो। और रही एक रिफ्यूजी की बात, तो एक मतलब कि इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन में 60 लाख फ़लस्तीनी रहते हैं एक यूएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, और 60 लाख एक वेस्ट बैंक और गाज़ा में 30-40 लाख फ़लस्तीनी रहता है। तो इनका सबसे जो बड़ा स्टैंड है ना वो ये एक सब अरब पनाह दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऑलरेडी 60 लाख बंदा उधर रहता है, वो भी एक फ़लस्तीन का रिफ्यूजी, ये नहीं कि उनका अपना एक देश है। वो एक इनको इसलिए नहीं एक रिफ्यूजी मानते क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनका अपना मुल्क है, वो अपने मुल्क छोड़कर कभी ना जाएं। ये सबसे एक बड़ा पॉइंट है या जो हमने देखा है। और ऊपर एक अब इसमें कोई शक नहीं, अब इसराइल ने इनको सबको पेला है एक अरब को, जब भी ये सर उठाते हैं, जब भी ये ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर इसराइल को उधर कोई टक्कर दे सकता है तो वो हिजबुल्लाह है, क्योंकि 2008 की जंग उन्होंने 1 मंथ तक लड़ी थी हिजबुल्लाह से। क्या हुआ, हिजबुल्लाह आखिर जीत गया क्योंकि उनके पास हर चीज़ की एक पावर है, वो इनके साथ लड़ सकते हैं। लेकिन इसराइल का अब ये ना समझे कि ये इसराइल और फ़लस्तीन या हमास लड़ रहे हैं, इसमें काफ़ी एक पॉलिटिक्स घुसी हुई है। अब नेतन्याहू पर आ जाए तो उस पर 3 करप्शन के बड़े बड़े एक चार्जर थे, एक जो एक मतलब के प्रोटेस्ट हुए थे इसराइल में सबसे बड़े, तो उसको तो वो एक मतलब के निपटाने वाले थे। लेकिन क्या करें, अब पॉलिटिक्स जिंदा रखने के लिए आपने हर चीज़ करनी होती है, क्योंकि उसने काफ़ी बिलियन से पैसे लिए थे और वो पूरा सिस्टम इसराइल का बदलना चाहता था। अब इसराइल का क्या होता है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो एक जो फैसला देता है ना, वो मतलब के सब मानते हैं। आगे जुडिशनल होती है, वो एक वीटो कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का हमें फैसला पसंद नहीं है, लिहाजा हम वीटो करते हैं, इसको एक दबाव। तो वो उस चीज़ को मतलब कि वो ख़त्म करना चाहता था। उसकी आप वोटिंग पर आए तो एक इसराइल ने साथ होकर हमास को जिताया था। हाँ, तक कि फ़लस्तीन का जो एक अभी वो महमूद है उसको कोई हक नहीं, इन्होंने पूछे ही उससे नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इन्होंने खुद पॉइंट ऊपर ले गए और खुद ही इलेक्शन उन्होंने जितवा लिया। ये एक गहरी पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें एक मासूम बच्चे भी मार रहे हैं, एक औरतें भी मार रहे हैं ना। ये क्रिश्चियन के चर्च फूक रहे हैं, मस्जिदें फूक रहे हैं, हर चीज़ उसमें फूक रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी है। अब देखो ना, एक अमेरिका और इसराइल समझते हैं कि बहुत बड़ा यार ये भाई भाई इनमें कुछ नहीं है, हर चीज़ है। इनकी एक शेयरिंग हिस्ट्री है। जो अमेरिका है ना, उसने भी कब्जा किया था, उनको मार मार कर भगाया था। इनका भी यही सेम स्टैंड है कि ये भी एक मतलब के आए हैं, इन्होंने मारा है सबको और भगा दिया और कब्जा किया। ये इनकी दोनों की एक शेयरिंग हिस्ट्री है। अब जो अमेरिका है ना, उसको कोई यूक्रेन की नहीं परवाह होगी। वो इधर अगर इसराइल मुसीबत में होगा वो अपना पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि अगर इसराइल आज दब जाएगा या एक चीज़ें अरब के दबाव में आ जाएगा, अरब हैवी हो जाएंगे। क्योंकि उनको तो अमेरिका को इधर मतलब के माला माल चीज़ पड़ी हुई है, अरब में तेल है, हर चीज़ उनके पास, हर जरखेर है, तो वो चीज़ें अरब के नहीं खोना चाहते। अगर इसराइल आज दबाव में आ जाएगा ना तो हर चीज़ खत्म हो जाएगी। बेस्ट। और रिफ्यूजी की बात करें तो आप यूएनए की जा रिपोर्ट देख लेना, 60 लाख फ़लस्तीनी रहता है जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट में, इसलिए वो बॉर्डर नहीं खोल रहे हैं। इसमें कोई नहीं कि यार ये एक मतलब कि चीखते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें खोलते तो नहीं रहे। इसके पीछे बहुत बड़ी एक मतलब कि पॉइंट है और पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है। यार सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो यही था
कि अब देख लो जैसे भी है, चाहे इसराइल है, अमेरिका है, आप यूके, किसी का भी आप नाम ले लें, ठीक है, उन्होंने कम से कम हिम्मत तो दिखाई है ना वहाँ पे आने की हिम्मत दिखाई है, फुली ओपनली सपोर्ट किया है, और वहाँ पे आके बैडन का आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब आ जाएं अपनी तरफ, आपके कितने ममालक हैं, 57 ममालक हैं कोई एक बंदा मुझे दिखा दे जो वहाँ पे मतलब जाने की किसी ने जुर्रत की हो, या ओपनली वहाँ पे कोई चीज़ भेजी हो, या आपने अपनी फोर्स भेजी हो, कुछ ना कुछ तो यार करना ही चाहिए। आप जो एक ब्रदरहुड का एक उन्होंने नगमा लगाया, या एक बड़ा एक इन्होंने शुरू से एक साइन बनाया हुआ है कि चाहे जो दुनिया के किसी कोने में भी भाई हमारे किसी भी मुसलमान को कुछ होगा तो हम सारे इकट्ठे होंगे, तो किधर है वो इकट्ठे। असल बात इस चीज़ के ऊपर है। बाकी इनके भी प्लेटफॉर्म है, हालांकि इन्होंने एक OIC के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका मकसद ही यही है कि हमने जो हमारे गरीब ममालिक हैं, जो मतलब उनकी हेल्प करना, या किसी के ऊपर कोई संकट आ जाए हमने उसके ऊपर जो है ना वो बढ़ चढ़ के उसकी हेल्प करनी है, किस तरह फिनेंशली करनी है, इकोनॉमिकली, जो भी आपके पास, यहाँ तक कि आप उनकी एक फोर्सेस के हवाले से भी मदद करनी है ताकि उनको किसी किस्म का मसला दरपेश ना आए। ये चीज़ें सारी उसमें है, लेकिन किधर है, हमने तो अभी तक उसको नहीं देखा। तो पॉइंट ये है कि भाई असल में यही यहाँ पे आके चीज़ें जो है ना वो एक्सपोज होती है। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो सर ने सही बात की है कि सबसे ज़्यादा तो आप इन्वॉल्व थे उसमें, और आपने जो उनके साथ क्या कुछ करवाया था, और ये चीज़ें जो है ना वो मतलब अब कोई उस साइड के ऊपर आते ही नहीं है। नहीं, आप देखो ना कि पाकिस्तान की बात करें तो भाई पाकिस्तान के पास इतने वसाइल ही नहीं है। ये चीखते हैं ना, इनका कुछ नहीं होता। अब यार मैं बातें करता रहूं, क्या परवाह है कि मैं उसकी परवाह है, मुझे इसकी परवाह, आपके पल्ले ही कुछ नहीं, आप क्या करें। तो आप मतलब कि इधर आप एक अपनी नहीं जंग लड़ सकते। आप 7 दिन एक जंग हो जाए ना हो, एक मिसाल आपको दे रहा हूं, आप 7 दिन नहीं टिक सकते, तो आप मतलब कि एक हजारों किलोमीटर जाकर दूसरों की जंग लड़ सकते हैं, उसमें मुलव्वस हो सकते हैं। तो नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और इसराइल ना एक्सेप्ट करता है कि कोई लीडर आकर ऊपर इनकी हमायत करे, क्योंकि उनको एक टेररिस्ट का नाम दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब खुलकर उनकी हमायत करेंगे फ़लस्तीन की। ये नहीं बोलेगा मोहम्मद बिन सलमान के आई स्टैंड विद हमास, वो यही बोलेगा आई स्टैंड विद फ़लस्तीन। ऐसी चीजें होगी। लेकिन बीच में जो जमातें हो रही हैं ना, 200 ट्रक इन्होंने एड का भेजा है एक सऊदी अरेबिया ने, जिसमें 200 उन्होंने एक फरवा बॉर्डर पर, सॉरी नाम भूल गया हूं, उस पर इन्होंने एक रफा बॉर्डर पर उन्होंने 20 एक मतलब के एक ट्रकों को टारगेट किया, एक ड्रोन उन्होंने मारे हैं। तो इसमें ये चीज़ें सब मिक्स हैं। अब यार क्या भी है ना, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, वो बस अपनी पॉलिटिक्स बचाना चाहते हैं। लगा दी बॉर्डरों के ऊपर किन्होंने? इन्होंने इसराइल ने 10 दिन हो गए उन्होंने बोला था जमीनी ऑपरेशन करना, 10 दिन अभी तक जमीनी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? वो सिर्फ उन मासूमों की वजह से नहीं हो रहा यार। फिर मासूम तो फिर भी मार रहे हैं। अब जितनी भी जंग लग जाए ना, बंदे हॉस्पिटल पर कभी अटैक नहीं करते। आप इसराइल की ऑफिशियल जाकर ट्वीट देख लेना, पहले उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्होंने खुद किया, ठीक आधे घंटे बाद उनकी ट्वीट ही डिलीट होगी। हर चीज़ उनकी एक्सपोज हो रही है। पता नहीं, अब एक आप इंसानियत को देखे तो बंदे भाई इंसानियत भी भूल जाते हैं, और एक दूसरी तरफ आ जाए तो कोई अपने फायदे के लिए भी जुटा हुआ है इसमें। बाकी भाई करते हैं ना, अरब मालक उठे, ये हर चीज बंद है। तो आप करीब भाई यही ना, उन्होंने हर ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। चलो यार, मासूम तो मर रहे हैं ना, बस उनका कुछ ना हो, यही चीजें हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।